नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार है दोस्तों। जी हाँ, पिछले क्वेश्चन का पहले हम मॉक क्वेश्चन की बात करेंगे, साथ ही साथ हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट है सीडीपी में 30 ऑफ 30 लाना और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना, क्योंकि सीडीपी दोस्तों ये जो चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी प्यारे शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को प्लेलिस्ट मिल जाएगा बाल विकास क्लासेज, तो वहाँ पर आपको सारे आपकी क्लासेज आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं पिछले क्लास का, कि एक समान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों में खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति, या अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, यह समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर क्या होगा? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी की बात करेंगे। पहला प्रश्न है इस सेशन का, इस क्लास का। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होती है? कि प्रश्न की भाषा सरल या बोधगम होनी चाहिए। प्रश्न स्तरानुकूल बनाए जाने चाहिए। प्रश्न द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। दोस्तों, अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होती है? देखिए, अच्छे प्रश्न की विशेषता आपकी होती है कि प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम होनी चाहिए। प्रश्न स्तरानुकूल बनाए जाने चाहिए। किस क्लास का है, किस कक्षा का है, उस स्तर के अनुसार बनाना चाहिए। प्रश्न द्विअर्थी नहीं होना चाहिए कि उस प्रश्न को दो अर्थ निकल जाएं। क्या इससे बच्चे क्या कंफ्यूज भी हो जाएंगे? सामने जो उत्तर देने वाला होगा, अगर द्विअर्थ निकलेंगे, दो अर्थ, तो फिर वो कोई अलग अर्थ में उत्तर देगा, कोई दूसरा समझ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें, डी ऑप्शन सही होगा। एक अच्छे प्रश्न की विशेषताएं हो जाएंगी। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? देखिए, एक प्रश्न आता है 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय में। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में आपका कितना होता है? 1 किलोमीटर के अंदर। बच्चे के जो गांव से होंगे, जो कहीं से भी, तो 1 किलोमीटर के अंदर दूरी पर उनका प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। और जब हम 6 से 8 तक की बात करते हैं, ठीक है, माध्यमिक की बात करते हैं, तो बालकों के लिए संबंध में विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी या के भीतर स्थापित होना चाहिए? तो 3 किलोमीटर। ये आपको ध्यान देना। प्राथमिक में 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक के लिए 3 किलोमीटर के अंदर विद्यालय स्थापित होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया कि कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। आप लोग ये बताइए कि ऐसी कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आएगी? भाषण विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षण कराने में, खेल विधि से शिक्षण कराने में, या भ्रमण विधि से शिक्षण कराने में? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे ऐसी विधि शिक्षण कराने में जो नवीनता आए। तो वह दोस्तों हमारी खेल विधि कहलाती है। अगर खेल विधि से आप शिक्षण कराते हैं बच्चों में, उसमें क्या आती है? नवीनता आती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर एक प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जी हाँ, अगला प्रश्न है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कक्ष में अनेक विद्यार्थी होते हैं जो विविध पृष्ठभूमि यानी अलग अलग जगह से आते हैं। तो वह एक प्रभावी शिक्षक, तो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक जो है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। या फिर समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना, या सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वसमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो देखिए सभी प्यारे मित्र, आप एक शिक्षक हैं, आपके लिए बालक बालिका सब समान है। कोई भी धर्म जाति संस्था कहीं से भी आपके लिए सब समान है। आपके लिए केवल एक समान है, शिक्षा देना, ठीक है। ये आपका एक ही होना चाहिए, समानता ये है।
तो दोस्तों विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं। एक प्रभावी शिक्षक का, प्रभावी अध्यापक अध्यापिका शिक्षक का जो कार्य होगा वह यह होगा कि सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करना कि वह किस धर्म जाति से है, उसको केवल एक समान तरीके से जनरल टाइप में अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, आपको पता है डिसलेक्सिया जो विकार संबंधी आता है, इससे जरूर प्रश्न आता है। डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया हो गया। दोस्तों डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं। डिसलेक्सिया मानसिक अक्षमता से है, लेखन अक्षमता से संबंधित है, पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है, या आपके शारीरिक अक्षमता से संबंधित है। देखिए डिसलेक्सिया की जब भी बात करते हैं तो हमारे पढ़ने संबंधी से आ जाता है, ठीक है। और आपकी जो डिस्प्रेक्सिया हो जाता है या डिस्ग्राफिया जो होता है वह लेखन संबंधी से हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं। जी हाँ, आप लोगों की नियुक्ति हो गई, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं। आप देखते हैं कि आप कैसे छात्र हैं, ठीक है, कक्षा में जो अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? कक्षा में साथ पढ़ाएंगे सभी को, या उच्च कक्षा के साथ उनको पढ़ाएंगे, या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे कि जब वे चाहें, जब वो छात्र जो अति मेधावी जब वो चाहें तब आप पढ़ाएंगे, यानी उनके कहने पर आप पढ़ाएंगे। तो आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो उनको देखिए समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे। किस प्रकार से? समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे। ऑप्शन को देखना, हर एक ऑप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीडीपी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्ति को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है? तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, वह सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा किसको दी जाती है? विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आकलन पूछा गया है। कभी मूल्यांकन पूछा जाता है, आकलन पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति को आकलन कहते हैं, या बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने को आकलन कहते हैं, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना आपका आकलन कहते हैं, या सीखने में सुधार का एक तरीका है, इसको आकलन कहते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जी हाँ, आपको ओपिनियन यहाँ पर सम्मान है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो आकलन की बात कर रहे हैं। देखिए आकलन जो होता है सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। आकलन करना यानी हमने अगर ये 30 क्वेश्चन अटेंड किया, अब 30 में से हमें क्या 20 बनता है, 22 बनता है, किसी का 23 बनता है, तो क्या होगा, इस समय आकलन में सुधार आएगा। जब हमें 30 में से 20 मिल रहा है यानी हमें 25 प्लस करना है, तो ये क्या करेंगे, हम और अच्छे पढ़ेंगे, सारे क्लासेज अटेंड करेंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन और भी जो भी नोट्स मटेरियल होंगे अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो ये सीखने में क्या होता है, सुधार करने का एक तरीका होता है, तो ये कहलाता है आकलन की बात करेंगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है आकलन के तौर पर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, बुद्ध के समूह कारक की बात कर रहे हैं। स्पीयरमैन, थर्स्टन, बर्ट और बिने। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। बुद्ध के समूह कारक का सिद्धांत करने वाले कौन हैं? एक ही नाम जबान पर आना चाहिए। जब भी समूह कारक की बात करते हैं आपके थर्स्टन महोदय सर्वोपरि आ जाते हैं। जी हाँ, बात करेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, 10वां प्रश्न सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर दोस्तों सर्वोपरि है। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है क्योंकि हर एक कंसेप्ट, हर एक जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहता है, क्लासेस रहता है, सेशन रहता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अच्छे समायोजन की विशेषता क्या होती है? जी हाँ, अच्छा समायोजन, समायोजन तो है लेकिन एक वाक्य जोड़ दिया गया, अच्छा शब्द यहाँ पे जोड़ दिया गया। इस वाक्य में, इस प्रश्न वाक्य में एक अच्छा शब्द जोड़ दिया गया, प्रश्न को अलग कर दिया गया। प्रश्न एक अच्छा सा बन गया कि अच्छे समायोजन की विशेषता संवेगात्मक अस्थिरता होगी, सहनशीलता होगी, अनियमित दिनचर्या हो जाएगी, या आत्मविश्वास में
कमी हो जाएगी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या होती है, मतलब समायोजन करना, हम उसमें ढल जाना। पहली बात तो ये है कि जहां पर जाते वहां पर ढल जाना, मतलब हम समायोजन कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को वहां पर। लेकिन अच्छा समायोजन करना मतलब सहनशीलता कहलाएगा। आप कुछ चीजें सहन भी करेंगे तो ये कहलाता है अच्छा समायोजन की विशेषता, सहनशीलता हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं दोस्तों, व्याख्याता हैं। इस प्रश्न का आपसे मैं फीडबैक चाहता हूं दोस्तों। जी हाँ, जायसवाल सर आपसे फीडबैक चाहते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरक को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो जब हम समायोजन करते हैं, स्वयं के विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करते हैं, वहां ढलते हैं उस माहौल पर ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। जी हाँ, जो व्यक्तित्व अंतर होता है हमारे और आप में, जितने भी समाज में व्यक्ति हैं, इनमें जो अंतर होता है, इनका ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करेगा। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते हैं, या व्यक्तित्व अंतरों में शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति या उत्तरदायी ठहराने में, या सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या हम कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप पढ़ाने में। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व अंतरों का शिक्षकों की मदद किसमें करता है। जो अंतर होता है वह दोस्तों सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। जब आप व्यक्तिगत आवश्यकता का आकलन करेंगे, उसके अनुरूप व्यक्ति कैसा है उस टाइप से आप पढ़ाएंगे, तो शिक्षक में यह मदद हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जी हाँ, 13 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। किसके अतिरिक्त? चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्ण करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, या हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, या कह सकते हैं हम उम्र साथियों के साथ, जो हम उम्र मतलब क्या होता है, सम एज, ठीक है, साथ मधुर संबंधों का विकास। देखिए प्रश्न पूछा गया किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्यों संकेत करता कि बच्चा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, यानी हमें निगेटिव सोचना है। जो बच्चा की कक्षा में संवेगात्मक सामाजिक रूप से समायोजित ना हो वही, यही इसीलिए तो क्या उसके अतिरिक्त तो आपके सही होंगे, अर्थात हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और आपका जो डी गया है ये भी सही है। लेकिन हम उन साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ये आपका नहीं होगा। जी हाँ, अगला प्रश्न इसके अतिरिक्त बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है? अब यहां पर कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अंतर्नोद बार बार आ गया है, ठीक है, तो अंतर्नोद सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अंतर्नोद सिद्धांत हो गया, फिर उसी अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन मिलता है, मोरल मोटिवेशन मिलता है, और वह अंतर्नोद किस पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस भी है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मूल व्रत की बात कर रहे हैं, प्रलोभन पर आपका जो अंतर्नोद आधारित होता है, संज्ञान पर या आवश्यकता पर आधारित होता है। तो देखिए अंतर्नोद के सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है, और वही अंतर्नोद आपकी आवश्यकता पर आधारित होता है। जहां पर अभिप्रेरणा होगी यानी आपकी उस चीज की आवश्यकता होगी, तभी आप उससे मोटिवेट होते हैं, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है आपको। यानी हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, ये हमें बनना है, हमारा सपना है, हमारा ड्रीम्स है। हमें एक अपने आप की अभिप्रेरणा होती है, वह हमारी क्या आवश्यकता बन जाती है। जो आवश्यकता होगी वही हमारी मोटिवेशन प्रेरणा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम क्या होगा। जी हाँ, जब दो मोटिवेशन, दो प्रकार के व्यक्ति, दो सोच वाले व्यक्ति मिलते हैं और उनमें क्या है, मेल नहीं खाता है, ठीक है, तो वो परिणाम क्या होगा, दुख वाला होगा।
कुंठा होगा, द्वंद्व होगा या प्रत्याहार होगा। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जो दो अभिप्राय आपस में मेल न खाए वहां पर क्या होता है, द्वंद्व होता है। जहां पर दो तत्व मिल जाते हैं और दो तत्व अलग अलग हैं तो फिर द्वंद्व ही होगा, क्योंकि जातियां दोनों समान है, दोनों तत्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि हमें यह बताना है कि मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 या इनमें से कोई ना। तो इतना तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि 80 से 100 क्या होता है, हमारा समान बुद्धि लब्धि वाले कहलाते हैं। समान यानी कि जनरल आईक्यू आ जाता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया कि साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी कहते हैं तो वह कहलाएगा 70 से कम। क्या कहलाएगा, 70। जिनकी बुद्धि लब्धि जिन बालकों की 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होगा। जो व्यक्तित्व का संगठन होता है उसका स्वरूप क्या कहलाएगा, सामाजिक आर्थिक होगा, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप में होता है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। और आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सभी का थैंक्स दोस्तों, शुक्रिया है। जायसवाल सर का अभिवादन स्वीकार करें, अभिनंदन स्वीकार करें। वेलकम है सभी का, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार, आवर फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष है तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। इतना तो सभी जानते हैं, IQ बराबर MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। ये आपका शुद्ध फार्मूला होता है। तो IQ हमें ज्ञात करना है तो फटाफट क्या करेंगे, MA यानी मेंटल एज 5 है और 5/4 गणेंगे, 4 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे। 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 गुणे 5 कर दीजिए, 25 गुणे 5 कर दिए, 25 पंचे 125। अर्थात यदि बच्चे की मानसिक उम्र 5 है और वह वास्तविक उम्र 4 का है वह 125 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए वास्तविक उम्र 4 वर्ष का है लेकिन जो सोच उसकी बुद्धि 5 वर्ष, 1 वर्ष आगे बच्चे के बराबर है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा 125 या क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि हो जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण होगा। हम बात कर रहे हैं सकारात्मक दंड, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, यहाँ पे समय आएगा, या मीन सेक निकालना बंद करना, या उपयुक्त सभी। देखिए सकारात्मक, देखिए एक नकारात्मक दंड होता है, एक सकारात्मक दंड। मतलब जिस बालक को एक सकारात्मक दंड मिलता है वह उससे प्रेरित होता है, उससे मोटिवेशन होता है, वह इसीलिए उसको सकारात्मक यानी कि उसको अच्छाई की तरफ ले जाता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जो बालक होता है उसके दोस्त के द्वारा जो उपहास मिलता है वह सकारात्मक दंड कहलाता है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं होगा। नेगेटिव प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभिप्रेरणा एक या अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के संदर्भ में नहीं होगा। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो देखिए जो अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के उपयुक्त में नहीं है, देखिए आपका व्यक्ति, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, सही बात। अभिप्रेरण जो होता है एक प्रक्रिया के संदर्भ में लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता भी करता है, लेकिन यह दोस्तों व्यक्ति को अप्रिय चीज से दूर रखता है, यह आपका नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब्सक्राइब टू चैनल नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जो होगा इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरदम जब भी आपकी क्लास होगी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और चलिए अब मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न कर लेते हैं, फिजिकोलॉजी के क्वेश्चन भी साथ में हैं क्योंकि हमारी पूरी तैयारी 30 ऑफ 30 की चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में जो होने वाला
अस्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी नहीं अस्थायी, मतलब परिवर्तन होगा फिर आपका फिर से दूसरा कुछ हो सकता है, अस्थायी परिवर्तन, तो वो क्या कहलाएगा, अभ्यस्तता की बात करेंगे। जब कोई उद्दीपन मोटिवेशन मिलता है निरंतर आपको, फिर आपके कुछ व्यवहार में चेंजेज आता है, ठीक है, तो क्या अस्थायी परिवर्तन हमारी अभ्यस्तता कहला जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। जी हाँ, जो विद्यालय में शिक्षक होते हैं वह बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। क्या कार्य नहीं करेगा, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, संवेगात्मक स्थिर लाने का प्रयास करना, कठोर दंड देकर कार्य करना, यह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कठोर दंड देकर कार्य करना, यह क्या हो जाएगा, ये दोस्तों विद्यालय में शिक्षक जो है बालकों के संयोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, सभी लोग प्यारे में ध्यानपूर्वक देखें, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित होती है। जी हाँ, विद्रोह की भावना, विद्रोह मतलब क्या करना, लड़ाई झगड़ा, यानी उसका प्रतिलोम, या आपका कह सकते हैं विद्रोह मतलब क्या होता है, हमें उस चीज़ को नहीं मानना, हमें भी उसका विद्रोह करना, प्रतिलोम कह सकते हैं, विलोम कह सकते हैं। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में किस अवस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्यावस्था। तो आपके परिवार, आप भी जानते होंगे, आप भी बचपन से गुजरे हैं, आपके आसपास जो भी बच्चे होंगे देखते होंगे, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति जो होती है वह दोस्तों आपके पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होती, सॉरी यहाँ पे मध्य किशोरावस्था होगा। जी हाँ, मध्य किशोरा अवस्था से संबंधित होती है। देखिए कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कंठस्थ करना, ठीक है, प्रिपेयर करते रहना। तो विद्रोह की भावना प्रवृत्ति में किस अवस्था से संबंधित है, तो यह दोस्तों मध्य किशोरा अवस्था से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। जिन विद्यालयों में समेकित, आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता है, आपकी नियुक्त होगी, आपका विद्यालय एक समेकित, आपके विद्यालय में समेकित शिक्षा दी जाती है, तो उसके शिक्षकों को यानी आप लोगों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण पर, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कमेंट क्या आना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक समेकित शिक्षा दी जाती है आपके विद्यालय में, आप उस विद्यालय के शिक्षक अध्यापक अध्यापिका हैं, जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इसके बाद 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को, या कुशाग्र बुद्धि बच्चों को। तो देखिए दोस्तों, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या, यानी समायोजन करना, अनुकूलन करने की जो समस्या आती है, वह हमारे जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होती हैं, ये समस्या इस समूह के बच्चों पर आती है, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों के समूह पर। दोस्तों सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना जो है सीखने में काफ़ी समय लगाती है। यह विकास कौन सा सिद्धांत आएगा, यानी एक जो, ठीक है, बालिका है सीमा, उस अध्याय को जल्दी सीख लेती है, दूसरी बालिका लीना है जो सीखने में काफ़ी समय लगाती है। ये किस विकास जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, ये कौन सा सिद्धांत होगा, निरंतरता का सिद्धांत, समान से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत विभिन्नता का, या अंतः व्यक्ति संबंध का। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं सीमा की, उसका आईक्यू लेवल अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी बुद्धिलब्ध अलग है। लीना का जो है इसका आईक्यू, बुद्धिलब्ध, सोचने की क्षमता अलग है, तो यह कहलाएगी व्यक्तिगत विभिन्नता कहला जाएगी। तो कौन सा सिद्धांत होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बहुप्रतिभा सिद्धांत है उसकी आलोचना की बात कर रहे हैं कि बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि के विभिन्न प्रतिभाएं या बुद्धि के विभिन्न कारक को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते रहना, या दोस्तों यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, या यह दोस्तों अनुभव पर जो है आधारित, प्रमाणों पर आधारित नहीं होता है। तो बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना क्या कहता है कि बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि के विभिन्न प्रतिभाएं हैं, यह बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना करता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक समझें दोस्तों विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, किशोरावस्था से, उत्तर बाल अवस्था से, या शैशवावस्था से।
तो जो विकास होता है वह दोस्तों सभी प्यारे मित्र जानते हैं प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, फिर अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? जी हाँ, विकास का ऐसा काल जो अत्यधिक दबाव और तनाव वाला कहलाता है। मध्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो सभी प्यारे मित्र अत्यधिक दबाव, तनाव, टेंशन मुक्त, ठीक है, तो वह हमारा कहलाता है किशोरावस्था में, क्योंकि ये जो अवस्था होती है भटकने वाली अवस्था होती है, ठीक है, ये भटकने वाली अवस्था होती है। अभी आप क्या है, आपको ये लग रहा हो कि फिर राइटिंग यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रही है, उसका रीज़न ये है कि मैं ये सारी चीज़ें जो हाथ से ही टच करता हूँ, इससे सारी चीज़ें, ठीक है। तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, वो हमारी किशोरावस्था की बात करेंगे। और ये है दोस्तों मॉक क्वेश्चन। जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो मॉक क्वेश्चन है दोस्तों तैयार, अब आपको कमेंट तो करना है, इस मॉक क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलिए, मॉक क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आपका फीडबैक में कमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा कि सीखने का वक्र। जी हाँ, जो सीखने का वक्र होता है वह सीखने की प्रगति का सूचक होता है, सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, ये सपना साकार होगा, आपका सपना साकार होगा, आपके परिवार, आपके फैमिली जो भी सोचा है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप लोग रियल हीरो हैं, आप लोग मेहनत करते हैं और मेहनत की दोस्तों हमेशा जीत होती है। तो चलिए दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।